अस्सलामुअलैकुम। हम आपको लाइव डिजिटल नेटवर्क की नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और तहकीक ने आज उन बीमारियों का इलाज मुमकिन बना दिया है जिन बीमारियों टीबी, कैंसर और दीगर का इलाज मुमकिन ही नहीं था। लेज़र और बसरी रेशों यानी ऑप्टिकल फाइबर की इजाद ने पैगामात की तरसील को इतना तेज रफ्तार बना दिया है कि अब इंसान ये कहने पर मजबूर हो गया है कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसी तरह से निज़ाम सेहत में अमराज की तशखीस से लेकर इलाज तक में न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पर मुंतकली 21वीं सदी के वो तिब्बी साइंसी इजादात हैं जिसके नतीजे में हेल्थ का सिस्टम दुनिया भर में जिस तेजी से मेडिकल मशीनरी पर मुंतकिल हो रहा है, इस हवाले से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की तालीम और तरबियत का मुनज़्ज़म निज़ाम हमारे मुल्क में भी नागज़ीर हो चुका है। लेकिन इस हवाले से ये एजाज़ मुल्क में निजी जामिया सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची को हासिल है, जिसने पाकिस्तान में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मुस्तनद तालीम और तरबियत का आगाज़ किया। और इस मौके पर अगर सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर Z.A. निज़ामी मरहूम की दूर रस तालीमी बसीरत पर उनको इस गिरां कदर खदमात पर खराज अकीदत पेश करना उनका हक और हमारा सहाफ़ती फ़र्ज़ भी है। आज इस हवाले से हम आपको सेहत के निज़ाम की तिब्बी मशीनरी पर मुंतकली के अपने पहले हफ्तावारी प्रोग्राम जो हर सैटरडे को पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान बायोमेडिकल इंजीनियर अली इकबाल हैं। ये मार्च 1990 में पाकिस्तान रेलवे के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इकबाल अहमद के यहाँ पैदा हुए। 2005 में हैप्पी होम स्कूल कराची से साइंस ग्रुप में इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 2008 में नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज कराची से इंटर साइंस का इम्तिहान पास करने के बाद 2013 में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बायोमेडिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में खदमात सर अंजाम दी और गुज़िश्ता कई सालों से एक बैनुल अक़वामी फर्म में अमराज़े कल्ब की मेडिकल मशीनरी के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस मेडिकल फैकल्टी के हवाले से वतन अजीज में इसकी तालीम और तरबियत से लेकर मार्केट में अच्छे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का फरोग चाहते हैं। इस प्रोग्राम में मेजबान हमारे एडिटर मारूफ तिब्बी सहाफ़ी सिराजुद्दीन अमजदी हैं, जबकि हमारे मेहमान बायोमेडिकल इंजीनियर अली इकबाल से होने वाली गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जदीद साइंसी तरक्की के इस दौर में जहां आज इलाज मुआलजे का तमाम निज़ाम तिब्बी मशीनरी पर मुंतकिल हो रहा है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भी न्यूक्लियर मेडिसन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की न सिर्फ एजुकेशन मुतारिफ हो चुकी है बल्कि इस पर निजी सतह के ऊपर बाकायदा तालीम और तरबियत के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में काम जारी है। इस हवाले से आज हमने सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो कि इस सब्जेक्ट के हवाले से पायनियर है, उसके नौजवान होनहार ग्रेजुएट इंजीनियर अली इकबाल साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो इसकी तालीम और तरबियत के हवाले के साथ साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उस हवाले से ये गुफ्तगू करेंगे। आइए अब हम जनाब अली इकबाल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, उनसे पूछते हैं कि इसकी तालीम और तरबियत के हवाले से और इसके अमली इक़दामात के हवाले से क्या होना चाहिए। जी, मेरा नाम अली इकबाल है और मैंने सन 2009 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का आगाज़ किया सर सैयद यूनिवर्सिटी से और 2013 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद फील्ड में आने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत सारे गैप्स को एनालाइज़ किया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ जो एक नेशनल पॉलिसी जो होनी चाहिए वो इस शोबे में है नहीं और इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो इंजीनियर कलीग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, जैसे कि एक इक्तसादी पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो एक चेक एंड बैलेंस रखे कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ कितने इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रही है और हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, ज़्यादातर इंपोर्ट बिज़नेस है। तो इंपोर्ट बिज़नेस के हवाले से फिर
ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का काम रह जाता है, क्लिनिकल काम रह जाता है, या सेल्स का काम रह जाता है, या सर्विसिंग से रिलेटेड काम रहता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन जब मैं बात करूं कि इंजीनियर्स कितने साल में निकल रहे हैं, तो वो उस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हमारे कलीग इंजीनियर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, फिर या तो वो फील्ड स्विच कर लेते हैं, या जिनके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो बैरून ममालिक मुंतकिल हो जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर वो कुछ और वहाँ और जॉब्स करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या रेगुलराइज करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मॉनेटरी पॉलिसी होना ज़रूरी है, कोई चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है कि कितनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और कितने हम लोगों को इंजीनियर प्रोड्यूस करने चाहिए। और फिर साथ में जो कंपनीज़ हैं, निजी कंपनीज़ हैं, उनको भी रेगुलराइज करना चाहिए कि आपका इतना बिजनेस टर्नओवर है, आप इतने एनुअल इक्विपमेंट सेल करते हैं, तो आपके पास मिनिमम इतने इंजीनियर्स होने चाहिए। अली इकबाल साहब, मैं आपसे यहाँ ये मालूम करना चाहूँगा कि आपका इशारा जो है कौमी इक्तिसादी कौंसल यानी प्लानिंग कमीशन की जानिब है कि प्लानिंग कमीशन जो है बतौर सब्जेक्ट जी, इसको बाकायदा अपने एजेंडे में शामिल करें। एग्जैक्टली मेरा बिल्कुल यही पॉइंट है। और ये इसलिए वक्त की ज़रूरत है क्योंकि ये कोई आम शोबा नहीं है, ये अब तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ शोबा है। और इसके अंदर अभी तक कोई भी एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी ना डिज़ाइन हुई है और ना अमल में देखने में आई है। तो यकीनन इक्तिसादी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इस चीज़ के ओनर हैं, उनको इस चीज़ पर सोचना चाहिए और इसको अपने एक नेशनल एक्शन प्लान में इसको यकीनन रखना चाहिए। अली इकबाल साहब, मैं आपसे यहाँ ये मालूम करना चाहूँगा कि इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, तो हमारे यहाँ इंजीनियर, और जाहिर बात है कि हर शोबे में टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उनकी भी अपनी एक अहमियत और अफादियत होती है। तो इस हवाले से आप नए आने वाले स्टूडेंट्स में क्या रुझान देख रहे हैं, और हमारी कौमी ज़रूरत जो है वो इस हवाले से, इंजीनियर्स के हवाले से और टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी जानिब ज़रा कुछ आप रोशनी डालिए। बेसिकली अभी हम लोग, अगर मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, मार्केट ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बायोमेडिकल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक इसी इंडस्ट्री में रहते हुए एक अदर साइड ये भी है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, इस तरफ लोगों का रुझान नहीं है। तो हम लोगों को इसकी तरफ भी लोगों को डाइवर्ट करना चाहिए, जो मेडिकल के शोबे में रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बायोमेडिकल इंजीनियर बने। अब जैसे अभी रिसेंटली टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है बैचलर्स का मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इसी तरह पहले ज़ियाउद्दीन भी कर रहा है। तो अब ये लोग मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके अपने हॉस्पिटल नेटवर्क से उनमें यूटिलाइज़ करने के लिए उनको। तो इस शोबे में बहुत गैप है अभी तक। जो मौजूदा जो सेटअप है उसके अंदर क्या होता है कि वो पुराने जो लोग हैं बस वो काम करते करते सीख गए और वही काम अभी उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। पुराने वक्तों में डॉक्टर्स जो बाहर से ट्रेन होकर आए, उनको अपने सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने साथ के लोगों को जो उनको अवेलेबल मिले उनको ट्रेन किया अपने साथ। वो काम करते करते अब थोड़े से डेवलप हो गए, तो अब वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बैक एंड पे अगर देखा जाए तो डिग्री वाले लोग नहीं हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ कि इसी शोबे में लोग अगर डिग्री लेकर काम करेंगे तो वो आगे एक्सेल भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी करेंगे, ग्रोथ भी मिलेगी उनको। साथ में इस शोबे में इस हेल्थ के निज़ाम की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कि मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा इस तरह का कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी का। लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं वो कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट अभी तक सो रही है इस मामले में, क्योंकि हमें इन गैप्स को कम करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं अपने रिसेंट एक विज़िट था मेरा बलूचिस्तान में और कुछ नॉर्दर्न साइड पर, तो वहाँ पर मैं अक्सर, मुझे ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई कि वहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल या टेक्नीशियंस जिन्हें आप कहते हैं, जो OR में, OTs में, ICUs में सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को, पेशेंट की देखभाल करते हैं, इक्विपमेंट को रन करते हैं, उन लोगों की बहुत कमी है। उधर इररेलेवेंट लोग, यानी कि वो किसी और शोबे के लोग हैं, उनको बस गवर्नमेंट नौकरी है तो उनको बस उसमें कर दिया भर्ती और वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। अब वो सियाह करें या सफ़ेद करें पेशेंट के साथ, वो बस इसी तरह सारा निज़ाम चल रहा है। प्रोफेशनल्स की कमी है। तो हमें अपने थोड़े से फोकस को
दूसरी तरफ भी डाइवर्ट करना चाहिए। हम लोग सब एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि पहले एक एमबीए का दौर चला था, सब एमबीए करने लग गए, फिर बायोमेडिकल का आया, सब बायोमेडिकल करने लग गए, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और इस तरफ ध्यान देने के साथ साथ इसको कंट्रोल्ड वे में एक्सेल करना चाहिए। हमें पता हो हमारी इंडस्ट्री की नीड क्या है, हमें कितने प्रोड्यूस करना। तो ये मेरा ख्याल है कि नए आने वालों के लिए एक बेहतर गाइडलाइन है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस तरह के लोग देख रही होती हैं, लेकिन उनको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, कि जो उनको उनके प्रोडक्ट्स की क्लिनिकल सपोर्ट दे सकें डॉक्टर के साथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट में, किसी कैथ लैब में या ऑपरेशन थिएटर में, और फिर वो अपने ही लोगों को ट्रेन करके फिर वो डेवलप करते हैं। उनके पास ऑलरेडी उनको अवेलेबल मार्केट में कोई नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा शोबा होगा और आने वाले लोगों के लिए इसमें आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी मेरा ख्याल है। तो आप यहाँ क्या वफाकी वजारत सेहत को ये एडवाइस करना चाहेंगे कि अभी अबूरी तौर के ऊपर कुछ काम जो ड्रैप ने किया है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, कि प्लानिंग कमीशन जो है हंगामी और जंगी बुनियादों के ऊपर काम करके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है इसका कोई बाकायदा एजेंडे में रख कर और फौरी तौर के ऊपर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए या ये काम ड्रैप के सुपुर्द किया जाए, इसके लिए आपकी क्या तजवीज़ होगी? मेरे ख्याल में तो ड्रैप जो है वो ओवर ऑक्यूपाइड है। उनके पास जब ड्रैप बनी और उन्होंने सारी रजिस्ट्रेशन शुरू की तमाम प्रोडक्ट्स और ड्रग्स की कि जो पाकिस्तान में सेल होनी है वो उनके पास रजिस्टर्ड हो, तो ऑलरेडी ओवर ऑक्यूपाइड है। बहुत सारे लोगों के अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ओवर बर्डन करना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट कमीशन हो, वो बेसिकली सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को ना देखें, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ को देखें और उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं और जो हमारी प्रोडक्शन है उनके हिसाब से इसको बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि ये बाकी हंगामी बुनियादों पर करने चाहिए। इससे हमारा एक तो ये होगा कि हमारे जो नई जो हमारी जनरेशन है वो डीमोरलाइज नहीं होगी, डिमोटिवेट नहीं होगी, वो बाहर की तरफ नहीं भागेगी। वरना हमारा सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे जीनियस, सारे अच्छे अच्छे लोग वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ की ना होने की वजह से जा रहे हैं। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें उतने ही लोग उसी शोबे में प्रोड्यूस करने चाहिए, और जहाँ गैप्स हैं उनको एनालाइज करके उस शोबे के हिसाब से हमें उस एक्सपर्टीज़ के साथ लोगों को प्रोड्यूस करना चाहिए। आज मैं अली इकबाल साहब ये भी आपसे मालूम करना चाहूँगा कि इस वक्त तक जो आपके बाकायदा ग्रेजुएट्स हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के, उनकी कोई एसोसिएशन वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इन मसाइल के ऊपर जिनका अभी आपने जिक्र किया है उस पर अपनी मदद आपके तहत कोई काम कर रही है? नहीं जी, अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ सीनियर्स से बीच में कुछ स्टेप्स लिए थे, कुछ मेजर्स लिए थे कि इन चीज़ों को लोग एड्रेस करें, पीईसी में रिकग्निशन मिले। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद पीईसी के इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको शायद आपकी जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप जिसमें ग्रेजुएट हैं या जो बंदा इलेक्शन लड़े से उसको 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इलेक्शन लड़ पाए या लड़ा हो जिसने। और ऑब्वियसली हमने अपने जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने कंसर्न शो करते हैं। जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं पीसी के, जब भी सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये चेंजेस लाएंगे, ये होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता। तो अभी तक इस मामले में कोई भी ऐसी पेशरफ्त नहीं है। हमें सिर्फ वादे मिलते हैं, और क्योंकि हमारा नुमाइंदा आगे लीड नहीं कर रहा होता तो ऑब्वियसली हमारे चीज़ें एड्रेस नहीं होती। तो आपकी जानिब से जो आपके ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को कोई ऐसी जामे रिकमेंडेशंस देंगे कि आपका जो पीरियड है उसमें कुछ दौरानिए को कम करके आपको इस बात का राइट दिया जाए कि आपका नुमाइंदा जो है उस इंतखाब में हिस्सा ले सके? जी, बेसिकली एज अ टेक्नोलॉजी इसको जो इसका हक है इसको वो मिलना चाहिए। और अभी भी अगर मैं बात करूं कि जब जो हमारे सीनियर्स थे, जब वो नए इंडस्ट्री में आए, जो शुरू के बैचेस थे, कुछ जो बायोमेडिकल इंजीनियर बने, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है वो यूनिवर्सिटी बेसिकली पायनियर है इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने में। तो जब शुरू के ग्रेजुएट्स थे तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या मिला कि मार्केट में जब वो गए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो डिप्लोमा होल्डर से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनकी सीट पर बैठे हुए थे।
जो काम उनका था बेसिकली वो कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से उनको एक इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस मिली, स्पेस मिली। आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपेंड करते करते चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जिस स्पेस पर होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियसली इसको एड्रेस नहीं कर रहा है। और हमारे सीनियर्स काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि कमिंग इलेक्शन में भी कुछ हमारे सीनियर हैं वो शायद पार्टिसिपेट करेंगे और कंटेस्ट करेंगे इसके अंदर। तो होपफुली देखते हैं आगे इसको बेहतरी की तरफ जाएगा मामला इंशाल्लाह। नाजरीन, अली इकबाल बायोमेडिकल इंजीनियर, इस हवाले से इस हफ्ते में आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये सिलसिला हफ्तावारी बुनियाद के ऊपर आइंदा भी जारी रहेगा। आज का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते अली इकबाल के साथ इसी प्रोग्राम में हम आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।